आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में 30 नंबर तक सवाल कर चुके थे, उससे आगे आज 31 नंबर से सवाल को पढ़ेंगे जो कि एक्सरसाइज 1 का है। एक्सरसाइज 1 का है। तो हम लोग 30 नंबर तक सवाल को पढ़ चुके थे। हम लोग के सामने पहला प्रश्न है। क्या है प्रश्न? वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? क्या है क्वेश्चन? वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे उत्सर्जन, ऑप्शन बी में देखेंगे श्वसन, ऑप्शन सी में देखेंगे पोषण, ऑप्शन डी में देखेंगे परिवहन। तो वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा होता है? तो ये उत्सर्जन का हिस्सा होता है। उत्सर्जन का हिस्सा होता है। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा होता है? तो उत्सर्जन का हिस्सा होता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? मतलब पेड़ पौधे में भी उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ किसको कहते हैं? तो उत्सर्जी पदार्थ पेड़ पौधे या जीव जंतु में जो फालतू पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में रहते हैं, जिनका आवश्यकता शरीर को नहीं होता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्सर्जी पदार्थ। तो कहता है कौन चीज? रेजिन। रेजिन एक पौधा का नाम है। कहा कि उस पौधा में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे बबूल, ऑप्शन बी में देखेंगे कनेर, ऑप्शन सी में देखेंगे पीपल, ऑप्शन डी में देखेंगे चीर। तो रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीर का। किस पौधे का रेजिन उत्सर्जी पदार्थ होता है? तो चीर का उत्सर्जी पदार्थ। चीर क्या है? एक पौधे का नाम है जिसका उत्सर्जी पदार्थ का क्या नाम है? तो चीर। क्या नाम है? चीर। रेजिन पौधे में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या पाए जाते हैं? तो चीर। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? मतलब रेजिन हुआ उत्सर्जी पदार्थ का नाम, चीर हुआ पादप का नाम यानी पौधा का नाम। चीर पौधा में जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं उसका क्या नाम है? तो रेजिन। उसका क्या नाम है? रेजिन। यानी चीर हुआ यहाँ पर पादप का नाम यानी पौधा का नाम। चीर पौधा में जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? रेजिन पाए जाते हैं। अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न है मूल रोम पाए जाते हैं। क्या है प्रश्न? मूल रोम पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है जड़ में, ऑप्शन बी में है तना में, ऑप्शन सी में है दोनों में, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो मूल रोम जो है पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जड़ में। पेड़ पौधा में मूल रोम किस भाग में पाए जाते हैं? तो जड़ में पाए जाते हैं। मूल रोम किस भाग में पाए जाते हैं? तो जड़ में पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन ए में वृक्क, ऑप्शन बी में अग्नाशय, ऑप्शन सी में आंख, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो उत्सर्जी अंग क्या है? तो वृक्क उत्सर्जी अंग है। वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग कहलाता है। वृक्क कौन सा अंग कहलाता है? तो उत्सर्जी अंग कहलाता है। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क उत्सर्जी अंग है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न है किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन ए में देखेंगे श्वेत ग्रंथि के कारण, ऑप्शन बी में देखेंगे दुग्ध ग्रंथि के कारण, ऑप्शन सी में देखेंगे श्लेष्मा ग्रंथि के कारण, ऑप्शन डी में देखेंगे स्नेह ग्रंथि के कारण। तो किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा श्वेत ग्रंथि के कारण। किस ग्रंथि के कारण? श्वेत ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। देखेंगे जैसे मानव के शरीर में क्या कहते हैं, उत्सर्जी त्वचा से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पसीना निकलता है। तो ये पसीना निकलने के लिए जिम्मेदार जो ग्रंथि हैं उनका नाम है श्वेत ग्रंथि। तो मानव किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग माना जाता है? तो श्वेत ग्रंथि के कारण। श्वेत ग्रंथि के कारण से ही हमारे शरीर से क्या निकलता है? पसीना निकलता है, जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कहलाता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न है मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे वृक्क,
ऑप्शन बी में देखेंगे त्वचा, ऑप्शन सी में देखेंगे फेफड़ा, ऑप्शन डी में देखेंगे यकृत। तो मनुष्य में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो होता है वह किससे होता है? तो फेफड़ा के माध्यम से होता है। किस माध्यम से होता है? फेफड़ा के माध्यम से होता है। जैसे श्वसन क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जो है CO2 चले जाता है। ऑक्सीजन के साथ क्या चले जाता है? CO2 भी चले जाता है। फिर इस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। फेफड़ा द्वारा क्या होता है? इनको बाहर निकाल दिया जाता है। ऑक्सीजन को आगे भेज दिया जाता है और CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। तो CO2 का उत्सर्जन किससे होता है? तो फेफड़ा के द्वारा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? अमोनिया के साथ मिलकर क्या बनाता है? तो यूरिया बनाता है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी में देखेंगे अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी में देखेंगे ऑक्सीजन, ऑप्शन डी में देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो ऑक्सीजन। अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया कौन बनाता है? तो ऑक्सीजन। उसके बाद अमोनिया जो होता है इनका सूत्र क्या होता है? तो NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अमोनिया किसके साथ मिलकर यूरिया बनाते हैं? तो NH3 यानी अमोनिया और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? तो यूरिया का निर्माण करते हैं। अमोनिया और ऑक्सीजन मिलकर के किस चीज का निर्माण करते हैं? तो यूरिया का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न है पराग नलिका का बीजांड की ओर, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? ऑप्शन ए में देखेंगे एंजाइम, ऑप्शन बी में देखेंगे रसायन, ऑप्शन सी में देखेंगे प्लाज्मा, ऑप्शन डी में देखेंगे रसायन अनुवर्तन। तो पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन कहलाता है? तो यह एक रसायन अनुवर्तन कहलाता है। कौन सा अनुवर्तन कहलाता है? तो रसायन अनुवर्तन कहलाता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न है सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए में देखेंगे श्वसन, ऑप्शन बी में देखेंगे पोषण, ऑप्शन सी में देखेंगे जनन, ऑप्शन डी में देखेंगे इनमें से सभी। तो सजीव में कौन सा जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? तो ये सभी पाए जाते हैं, यानी जनन भी पाए जाते हैं, पोषण भी पाए जाते हैं, श्वसन भी पाए जाते हैं। वैसे हम लोग जैव प्रक्रम में पढ़े हैं, जैव प्रक्रम में जो होता है 4 भाग होते हैं। जैव प्रक्रम में क्या क्या पाए जाते हैं? तो जैव प्रक्रम में जो पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? पहला होता है पोषण। पहला क्या होता है? पोषण होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है वह क्या होता है? तो दूसरा श्वसन होता है। दूसरा क्या होता है? तो श्वसन होता है। उसके बाद तीसरा क्या होता है? तो तीसरा परिवहन होता है। तीसरा क्या होता है? परिवहन होता है। उसके बाद चौथा क्या होता है? तो चौथा उत्सर्जन होता है। चौथा क्या होता है? तो उत्सर्जन होता है। तो जैव प्रक्रम में ये सब चीज आते हैं, पोषण आते हैं, श्वसन आते हैं, परिवहन आते हैं और उत्सर्जन आते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे कूटपाद द्वारा, ऑप्शन बी में देखेंगे कोशिका सतह द्वारा, ऑप्शन सी में देखेंगे लाइसोसोम द्वारा, ऑप्शन डी में देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा जो अपना भोजन पकड़ता है कूटपाद द्वारा। किसके द्वारा पकड़ता है? तो कूटपाद द्वारा। यानी अमीबा के शरीर में कूटपाद पाया जाता है, जो कूटपाद की मदद से यह क्या करते हैं? तो भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी भोजन को पकड़ता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न है मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में ऑप्शन ए में देखेंगे कम होती है, ऑप्शन बी में देखेंगे अधिक होती है, ऑप्शन सी में देखेंगे एक समान होती है, ऑप्शन डी में देखेंगे इनमें कोई नहीं। तो मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में कम होती है। शाकाहारी जंतु की तुलना में कम होती है। मतलब यहाँ पर कहने का यह हुआ कि शाकाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई जो है वह अधिक होती है। शाकाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, जबकि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई जो है वह कम होती है। किसका अधिक होती है? तो शाकाहारी जंतु का छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, मांसाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
अगले प्रश्न में देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है। ऑप्शन ए में देखेंगे शैवाल, ऑप्शन बी में देखेंगे गोल कृमि, ऑप्शन सी में देखेंगे बैक्टीरिया, ऑप्शन डी में देखेंगे अमरबेल। तो कौन एक अपघटक कहलाता है, इनका सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। अपघटक कौन कहलाते हैं, तो बैक्टीरिया अपघटक कहलाते हैं। बैक्टीरिया को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। जीवाणु क्या है, तो जीवाणु यह सूक्ष्म जीव है। क्या है, जीवाणु जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी जिनको हम लोग हिंदी में सूक्ष्म जीव कहते हैं। बैक्टीरिया या जीवाणु क्या है, तो यह सूक्ष्म जीव है, जो क्या कहलाते हैं, तो अपघटक कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में देखेंगे श्वसन, ऑप्शन बी में देखेंगे श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन सी में देखेंगे निःश्वसन, ऑप्शन डी में देखेंगे निःश्वसन। तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मतलब मनुष्य सांस लेने में क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं, लेते हैं। और छोड़ने की क्रिया में क्या करते हैं, तो छोड़ने की क्रिया में CO2 छोड़ते हैं। CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और इन दोनों की सम्मिलित क्रिया को ही क्या कहा जाता है, तो श्वासोच्छ्वास। क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न है हीमोग्लोबिन। क्या है प्रश्न, हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं। मतलब कौन सी, जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता उस प्लाज्मा को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए में देखते हैं सीरम, ऑप्शन बी में देखते हैं सीराएं, ऑप्शन सी में देखते हैं रक्त दाब, ऑप्शन डी में देखते हैं पट्टी कण। तो जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, किसमें, तो जिस प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता उसको हम लोग सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं, तो सीरम कहते हैं। जिस प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है उनको सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सीरम कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न है निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। ऑप्शन ए में देखेंगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में देखेंगे O2 यानी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में देखेंगे पायरुवेट, ऑप्शन डी में देखेंगे नाइट्रोजन। तो निःश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहता है, तो CO2। निःश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहता है, CO2। यानी कहने का मतलब हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। निःश्वास कहने का मतलब हम लोग किस गैस को श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन को करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। तो निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है कौन सा, नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत, तो 78%। कितना प्रतिशत, 78%। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न है रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। ऑप्शन ए में देखेंगे गोम्बिन, ऑप्शन बी में देखेंगे हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी में देखेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऑप्शन सी में देखेंगे फाइब्रिन। तो किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। किसके उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में देखेंगे, क्या है प्रश्न, प्रकाश संश्लेषी अंग है। कह रहा है कि इसमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। ऑप्शन ए में देखेंगे तना, ऑप्शन बी में देखेंगे पत्ती, ऑप्शन सी में देखेंगे क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी में देखेंगे जड़। तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंग कहलाता है। कौन, पत्ती क्या कहलाता है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग या प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, कहा जा रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है। ऑप्शन ए में देखेंगे 0.01%, ऑप्शन बी में देखेंगे 0.05%, ऑप्शन सी में देखेंगे 0.03%, ऑप्शन डी में देखेंगे 0.02%।
तो वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा कितना प्रतिशत है? तो 0.03%। 0.03%। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? 0.03% CO2 गैस की उपस्थिति है वायुमंडल में। कितना प्रतिशत? तो 0.03%। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न गरहनी भाग है, मतलब गरहनी किस अंक का भाग है? ऑप्शन ए में देखेंगे मुख गुहा का, ऑप्शन बी में देखेंगे अमाशय का, ऑप्शन सी में देखेंगे छोटी आंत का, ऑप्शन डी में देखेंगे बड़ी आंत का। तो गरहनी किस अंक का भाग है? तो छोटी आंत का भाग है। गरहनी किस अंक का भाग है? छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत का कितना भाग होता है? तो छोटी आंत का 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। छोटी आंत का कितना भाग? 3 भाग। पहला भाग जो होता है वह गरहनी, पहला भाग छोटी आंत का क्या कहलाता है? गरहनी। दूसरा भाग जो है वह क्या कहलाता है? तो दूसरा भाग जेजुनम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जेजुनम कहलाता है। और तीसरा भाग जो है वह क्या कहलाता है? तो इलियम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इलियम कहलाता है। तो गरहनी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत का पहला भाग, छोटी आंत का पहला भाग। दूसरा भाग क्या कहलाता है? जेजुनम। तीसरा भाग क्या कहलाता है? इलियम। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न है हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। ऑप्शन ए में देखेंगे प्राणी समयोजी पोषण, ऑप्शन बी में देखेंगे परपोषण, ऑप्शन सी में देखेंगे स्वपोषण, ऑप्शन डी में देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे में पोषण की विधि क्या कहलाती है? तो स्वपोषण कहलाती है। क्योंकि हम लोग पढ़े थे हरे पेड़ पौधे जो है वह किसके अंतर्गत आते हैं? हरे पेड़ पौधे स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। हरे पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आते हैं? तो वह स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। परपोषी के अंतर्गत कौन आते हैं? तो मनुष्य आते हैं। परपोषी के अंतर्गत कौन आते हैं? मनुष्य आते हैं। मनुष्य किसके अंतर्गत आते हैं? परपोषी के अंतर्गत। और कुछ जंतु जो है वह जंतु किसके अंतर्गत आते हैं? तो परपोषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे हाथी, मनुष्य, घोड़ा, बकरी, बंदर, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? परपोषण के अंतर्गत। स्वपोषण के अंतर्गत केवल और केवल हरे पेड़ पौधे आते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। हम लोग इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।